गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और आपका चैप्टर चल रहा था भारत की जलवायु भाग 2। पार्ट ए में मैंने आपको एक संकल्पना बताई थी जिसे क्लासिकल या पारंपरिक संकल्पना कहते हैं। उसके बाद भाग 2 में हम पढ़ेंगे आज गतिक संकल्पना या डायनेमिक कॉन्सेप्ट। देखिए, जो गतिक संकल्पना है ये फ्लॉन महोदय ने दी थी। किसने? फ्लॉन महोदय ने दी थी और सन 1951 में दी थी। उन्होंने क्या बताया था इसके बारे में? भारतीय मानसून के बारे में। इस भारतीय मानसून की उत्पत्ति के विषय में उन्होंने एक गतिक संकल्पना का प्रतिपादन किया था। उसके विषय में उन्होंने बताया कि कैसे जो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, उनका कहना है कि शीत ऋतु में क्या होता है या ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। कर्क रेखा तो आपको पता ही है कहाँ से जा रही है। देखिए, ये जा रही है कर्क रेखा आपकी, है ना। ये बिल्कुल बीच और बीच से बाहर को जाती है ना। ये जा रही है 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश क्या है, या भी कर्क रेखा है, कर्क रेखा। तो देखिए क्या होता है, फ्लॉन महोदय ने क्या बताया है कि जब सूर्य जो है उत्तरायण होकर के और कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है ग्रीष्म ऋतु में, उस समय समस्त जो आपका एशिया का उत्तरी भाग है वो क्या है, गर्म होने लगता है। गर्म होने की वजह से क्या होने लगता है, उस पर निम्न दबाव के केंद्र बनने लगते हैं। क्योंकि गर्म होने से क्या होता है, हवाएं गर्म होती हैं, ऊपर उठती हैं, जिससे वहां पर निम्न दबाव के क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं। इस निम्न दबाव के क्षेत्र स्थापित हो जाने से क्या होता है कि जो NITC है, NITC और SITC, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उत्तरी उष्ण अभिसरण क्षेत्र, एक होता है SITC, साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि दक्षिण उष्ण अभिसरण क्षेत्र। देखिए क्या होते हैं NITC और SITC। देखिए, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि जहां पर व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पर के आकर के मिलती हैं, है ना, दोनों साउथ दक्षिणी गोलार्ध से भी और उत्तरी गोलार्ध से भी क्या होता है, भूमध्य रेखा के पास आकर के दोनों हवाओं का अभिसरण होता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो उसके उत्तरी भाग को भूमध्य रेखा के हम उसको NITC कहते हैं, दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, SITC कहते हैं, है ना। तो यही NITC और SITC में क्या होता है, खिसकाव होता है। तो NITC क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में ऊपर खिसक जाती है, जो वायुदाब की पेटियां हैं वो ऊपर खिसक जाती हैं, उनके साथ NITC भी ऊपर खिसक जाती है। NITC उनके साथ भी क्या होता है, वो भी खिसक जाती है। तो NITC जब उत्तर में खिसक जाती है तो जो भूमध्य रेखीय पेटी थी वो भी उत्तर में खिसक जाएगी, है ना, सीधी सी बात है। तो जब वो पेटी ऊपर उत्तर में खिसक जाती है तो क्या होता है, उसके साथ में जो भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं होती हैं, जो भूमध्य रेखा में चलती हैं, वो पछुआ हवाएं नहीं जो दूसरी चलती हैं, ये वो वाली पछुआ हवाएं नहीं है, ये भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं हैं जो केवल भूमध्य रेखा में ही उत्पन्न होती हैं, वहीं चलती हैं, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं कहते हैं। ये पछुआ हवाएं फिर क्या होती हैं, ये भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रूप धारण कर लेती हैं। तो यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती है। यानी क्या होता है, भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं यही क्या होती है, भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो उनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। शीतकाल में क्या होता है, शीतकाल में जो सूर्य होता है वो मकर रेखा को लंबवत चमकता है और पूरे एशिया में क्या होता है, शीतकाल की वजह से उच्च दाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं। गर्मियों में क्या हो गया था, यहाँ पर निम्न दाब के केंद्र स्थापित हो गए थे, अब क्या हो गया, यहाँ पर उच्च दाब के केंद्र स्थापित हो गए। यहाँ पर अब क्या होगा, जो NITC उत्तर में खिसक गया था वो वापस अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएगा, है ना, नीचे खिसक आएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर उच्च दाब के केंद्र हो गए और दक्षिण में निम्न दाब के केंद्र स्थापित हो गए, है ना। तो बेल्टें खिसक गई, यानी वायुदाब पेटियों का खिसकाव हो गया। इसी खिसकाव की वजह से क्या होता है कि जो उच्च दाब के केंद्र यहाँ से जो हवाएं हैं, जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवा है वो दक्षिण में चलने लगेगी, जिसी को हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, जो शीतकाल में होता है। शीतकाल की दशाओं में आपने देखा ही होगा उत्तर पूर्वी मानसून चलता है, क्योंकि ये स्थलों से आता है, इसलिए क्या होता है, ये देखिए शीतकाल में मानसून चलता है ऐसे, है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशाएं चलती हैं हवाएं, जो व्यापारिक हवाएं यही मानसून कहलाती हैं।
तो जब ये शीतकाल में क्या होता है, जब ये उत्तर से दक्षिण पश्चिम की तरफ आती हैं तो स्थलों से आने के कारण इनमें नमी की मात्रा नगण्य होती है, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है। कुछ उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी अवशोषित कर लेती हैं, जिसकी वजह से कोरोमंडल तट पर यानी तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है। तो यही गति संकल्पना है। गतिक का मतलब है यहाँ पर पवन जो पेटियां हैं, जो वायुदाब की पेटियां हैं, उनमें खिसकाव ऊपर नीचे सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ होता रहता है, तो इसी को हम कहते हैं गतिक संकल्पना। अब इसके बाद देखिए जो आधुनिक संकल्पना है, आपको इसको समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, मैं बता दूं आपको, क्योंकि देखिए ये बहुत टफ टॉपिक है और इसके लिए आपको मेरी वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार सुनना पड़ेगा। तो आप इसको 2 से 3 बार कम से कम सुने और उसके बाद मेरे नोट्स से इनको पढ़ें अच्छी तरह से, तब ये समझ में चीज़ें आएंगी। मुझे सुनते जाएं और नोट्स से पढ़ते जाएं, तब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए अब दूसरी बात है आधुनिक संकल्पना। देखिए आधुनिक जो संकल्पना है वो क्या है, वो काफ़ी मात्रा में खोजों है ना, शोध का और कंप्यूटरीकृत विश्लेषण आधारित आंकड़ों का, इन सब का प्रतिफल है। क्योंकि हमने क्या किया है, अब वायुमंडलीय गतिविधियों को जानने के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। तो हमारे जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग कर रहे हैं और इससे क्या कर रहे हैं, वो वायुमंडल के जो जितने भी जलवायु संबंधी आंकड़े हैं उनको जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आधुनिक संकल्पना भी इन्हीं सब आधुनिक यंत्रों पर आधारित ही है ना। तो इसमें से एक संकल्पना है आपकी जेट स्ट्रीम संकल्पना। तो देखिए ये आधुनिक संकल्पना है, जेट स्ट्रीम संकल्पना, और एक है इसमें तिब्बत के पठार की भूमिका। तो हमारे भारत के मानसून में तिब्बत के पठार की भी भूमिका है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। आप लोगों ने BA फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर विसर्पिल मार्ग पर चलती हुई तीव्र वायु सर्वपण धाराएं हवाएं हैं, है ना, बहुत तीव्र गति से चलती हैं ये। और क्या होता है, इनकी गति होती है 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं और शीतकाल में इनकी गति काफी तेज होती है। इनका अध्ययन एक रोसबी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इनको रोसबी वेव्स या रोसबी हवाएं या रोसबी तरंगें भी कहते हैं। तो देखिए जेट स्ट्रीम जो है वो वायुमंडल में काफी मात्रा में ऊंचाई पर उड़ती है, यानी ऊंचाई पर चलती है, यानी कि 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में ये पवनें पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। सर्पिलाकार में, सर्पिल जैसे सर्प चलता है ना, सांप चलता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ये गति करती है। और देखिए ये क्या होती है, जब ये हवाएं जेट स्ट्रीम चलती हैं तो ये क्या करें, शीत ऋतु में क्या होता है, ये काफी नीचे तक उतर आती है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उतर आती है ना, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, है ना। तो भारत तक के नीचे तक उतर आती है ना। तो ये उत्तरी गोलार्ध में से उत्पन्न होती हैं और क्या होता है, शीत ऋतु में काफी नीचे तक 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और ऐसी दक्षिण वाली जो है काफी नीचे तक उतर आती है ना। दक्षिण से भी आती है कि उत्तरी पोल से वो आती है उत्तरी ध्रुव से, और दक्षिण ध्रुव से दक्षिणी वाली आती है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम के कई प्रकार होते हैं, उसी में से एक होती है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, क्योंकि पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है, इसलिए हम इसको पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये जेट स्ट्रीम की वो सबसे प्रबल शाखा मानी जाती है। तो मैंने आपको बताया इसका जो वेग होता है वो न्यूनतम 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। हालांकि ग्रीष्म ऋतु में इसका वेग जो है वो काफी कम हो जाता है, परंतु शीतकाल में ये अपनी प्रचंड वेग से चलती है और निम्न अक्षांशों में उतर आती है, 20 डिग्री अक्षांश तक उतर आती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्षोभ मंडल में चलने वाली पवनें हैं जो तीव्र विसर्पिल मार्ग पर चलती हैं, ठीक है। तो ये है जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। इनकी खोज जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हो गई थी, जब B-29 बम वर्षक विमान जो है अमेरिका से और जो है जापान पर बम गिराने के लिए आगे बढ़े थे, तो उनको काफी अवरोध का सामना करना पड़ा था इन तरंगों की वजह से, इसी तभी इनकी खोज की गई थी, है ना। क्योंकि पश्चिम से पूर्व चल रही है, तो आपको मालूम है जापान कहाँ है, जापान यहाँ पर है ना, और अमेरिका कहाँ है, यहाँ पर है। तो जापान अमेरिका से, ये मान लीजिए अमेरिका है, तो अमेरिका से क्या हुआ, जहाजों को पश्चिम में चलना पड़ेगा, तो इनसे इन पवनों से टकराना पड़ेगा, तो उनकी गति में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, है ना। परंतु जब लौटेंगे तो इसका क्या होगा, इस पवन का साथ मिलेगा तो तेजी से जाएंगे, है ना। तभी इन पवनों की खोज की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो देखिए क्या होता है, ये है हमारी जेट स्ट्रीम जिसे हम पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहते हैं। देखिए शीत ऋतु में यहाँ पर ये दशाएं हैं,
शीत ऋतु में ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ये क्या होती है, इतना नीचे उतर आती है कि हिमालय से टकरा करके इसकी दो शाखाएं बट जाती है, एक उत्तरी शाखा एक दक्षिणी शाखा जो हिमालय के दक्षिण से प्रवाहित होती है। तो देखिए शीत ऋतु में ये दो शाखाओं में बट रही है, उत्तरी शाखा में और एक दक्षिणी शाखा में, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके साथ जो है यहाँ पर जब ये आती है तो इसके साथ यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान की तरफ, उत्तर पश्चिमी भारत यानी पेशावर और जो है आपका अफगानिस्तान की तरफ क्या होता है, यहाँ पर क्षोभ मंडलीय पति चक्रवात स्थापित हो जाते हैं, है ना। परंतु तिब्बत के ऊपर क्या होता है, चक्रवात स्थापित रहते हैं, है ना। ऐसी देखिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्षोभ मंडलीय चक्रवात स्थापित, पहले यहाँ पर देखिए पति चक्रवात है ना, जब दक्षिणी शाखा है, परंतु ग्रीष्म ऋतु आने के बाद जो दक्षिणी शाखा इसका लोप हो जाता है और उत्तरी शाखा में जाकर के मिल जाती है। ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे इसको, पहले हम शीत ऋतु की कंडीशंस को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ये शाखा दो भागों में डिवाइड हो रही है, भाग हो रहे हैं इसके, और इसके भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान क्षेत्र क्या क्षोभ मंडलीय तटीय चक्रवात स्थापित होता है और तिब्बत के पठार पर जो है क्या होता है, क्षोभ मंडलीय चक्रवात साइक्लोन, और यहाँ एंटी साइक्लोन देखिए। अब देखिए आपने बीए फर्स्ट ईयर में चक्रवात और प्रति चक्रवात पढ़े होंगे, तो आपको बता दूं मैं, चक्रवात क्या करता है, किसी भी चीज को नीचे से उठाने का काम करता है ना। जैसे आपने सुना होगा टॉर्नेडो अमेरिका में आता है ना, तो वो क्या करता है, वो अपने साथ चीजों को उठा करके बहुत दूर गाड़ियों तक को उड़ा के ले जाता है। तो क्या होता है, चक्रवात हमेशा, साइक्लोन हमेशा क्या करता है, चीजों को नीचे से ऊपर उठाता है। परंतु प्रति चक्रवात क्या करता है, प्रति चक्रवात ऊपर से नीचे वाली चीजों को ऊपर उठने नहीं देता, उनको नीचे ही बैठे रहने को मजबूर करता है। यानी मान लीजिए कि हवाएं ऊपर उठना चाहती हैं, परंतु प्रति चक्रवात उनको ऊपर नहीं उठने देता है। आप इसको अभी ऐसे ही समझ लेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्षोभमंडलीय प्रति चक्रवात स्थापित है ना, जिसमें से आप उच्च दाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं ठंडी की वजह से, है ना, क्योंकि शीत ऋतु है। तो यहाँ पर एक प्रति चक्रवात है और ऊपर से क्या है, यहाँ उच्च दाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं। तो उच्च दाब से क्या होता है, स्थल से हवाएं जो समुद्र की ओर चलने लगती है, क्योंकि समुद्र पर क्या होता है, निम्न वायु दाब होता है। तो क्या होता है, तो ये हवाएं जो है स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है ना, इस दिशा में देखिए, है ना। तो इसी को हम कहते हैं शीतकालीन शीत ऋतु या शीतकालीन मानसून, है ना। इस समय ये कंडीशंस शीत ऋतु में बनती है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु आती है, धीरे धीरे क्या होता है ना। ग्रीष्म ऋतु में देखिए यहाँ पर आपको केवल जेट स्ट्रीम की एक ही शाखा दिखाई दे रही है ना, दूसरी शाखा का जो है लोप हो गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जेट स्ट्रीम जो इतनी प्रबल होती है कि कम से कम 10 से 15 जून तक या 15 मई तक या 20 मई तक कभी कभी ये छाई देती है, या 10 जून तक भी छाई देती है ना। जब तक ये जाती नहीं है तब तक यहाँ प्रति चक्रवातीय स्थिति स्थापित रहती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी अप्रैल के महीने में या मई के महीने में या 20 या 25 जून तक बारिश नहीं होती है, जबकि बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही होती है। और उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में बहुत तीव्र मात्रा में निम्न दाब स्थापित हो जाता है। इतना निम्न दाब स्थापित हो जाता है कि हवाएं इतनी गर्म हो जाती हैं कि बहुत ताकत से ऊपर उठना चाहती हैं, परंतु वो उठने को मजबूर होती हैं, परंतु उठ नहीं पाती हैं। क्यों नहीं उठ पाती हैं? क्योंकि अभी भी यहाँ इस जेट स्ट्रीम की वजह से यहाँ पर प्रति चक्रवाती स्थिति रहती है ना, जो 10 से 15 जून तक स्थापित रहती है। और 15 जून तक वो प्रति चक्रवात उन उष्ण और भयंकर गर्म हवाओं को भी ऊपर नहीं उठने देता है, जिसकी वजह से इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी बारिश नहीं होती है ना। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये लुप्त हो जाती है, परंतु 10 से 15 जून तक ये शाखा लुप्त हो जाती है, उत्तरी शाखा में जाकर के मिल जाती है ना। उत्तरी शाखा में मिल जाने से क्या होता है, यहाँ पर चक्रवात स्थापित हो जाता है और यहाँ तिब्बत के पठार पर जो है प्रति चक्रवात स्थापित हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में प्रति चक्रवात क्या स्थापित हो गया, 15 जून के बाद 10 जून के बाद चक्रवात स्थापित हो गया। चक्रवात का काम क्या है कि नीचे से चीजों को ऊपर उठाना। अब ग्रीष्म ऋतु की वजह से मई जून की भयंकर गर्मी की वजह से यहाँ पर जो हवाएं ऊपर उठना चाह रही थी, पहले उनको चक्रवात ऊपर नहीं उठने दे रहा था, परंतु अब चक्रवात उनको क्या करेगा, तेजी से और ऊपर उठाएगा। तो जो पवनें पहले से ही उठने के लिए बहुत ज्यादा स्तर पर बैठी हुई हो और उनको चक्रवात और मिल जाए तो उनको कितनी तेजी से उठाएगा आप सोच सकते हैं। तो इसी उठाव की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एकदम रिक्त स्थान खाली होता है और आसपास की हवाएं इस पर एकदम तेजी से झपट्टा मारती हैं, और इसी को हम कहते हैं मानसून का
प्रस्फोट, क्योंकि ये हवाएं कहाँ से आती हैं, समुद्रों से होकर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थलों पर तो निम्न दाब है ना, गर्मी ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब स्थापित होते गर्म हो जाते हैं स्थल, तो गर्म होने की वजह से यहाँ पर इन स्थलों पर निम्न वायु दाब के केंद्र स्थापित होने की वजह से हवाएं, जबकि समुद्रों पर क्या होता है उच्च वायु दाब के केंद्र स्थापित करते हैं, इससे हवाएं क्या होती हैं सागर तल से और स्थलों की ओर चले लगती हैं, क्योंकि यहाँ से हवाएं पहले से ही उठना चाह रही थी, अब तो बहुत तेजी से चक्रवात की वजह से उठती है, तो रिक्त स्थान खाली होता है और रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए यहाँ से हवाएं तेजी से इस जगह पर झपट्टा मारती हैं और इसी को हम कहते हैं मानसून का प्रस्फोट, क्योंकि इतनी तेजी से झपट्टा मारती है कि भीषण मूसलाधार वर्षा होती है और इसी को हम कहते हैं मानसून का प्रस्फोट। तो देखिए ऐसे ये चली जाती है। अब देखिए आपने देखा शीत ऋतु में हमारे यहाँ कुछ महावट होती है जो पश्चिम से आने वाले चक्रवात करते हैं ना, है ना, जो विक्षोभ करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये पश्चिम से भूमध्य सागर है, आप देखिए यहाँ पे पीछे साइड पर एशिया में यहाँ भूमध्य सागर है और ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में चल रही है। तो ये इसी जेट स्ट्रीम के साथ यहाँ से नमी सोख करके एक जेट स्ट्रीम के साथ चले जाते हैं और उत्तर पश्चिम भाग से प्रवेश करते हैं और पंजाब, यूपी और राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश करके क्या करते हैं बारिश कर देते हैं शीत ऋतु में, 10 सेंटीमीटर के लगभग बारिश कर देते हैं ना। तो इसी को हम कहते हैं शीत ऋतु में महावट कहते हैं, आपने सुना होगा ना, ये इन्हीं का परिणाम है ना। तो देखिए ये हमारा शीत ऋतु था और ये हमारा ग्रीष्म ऋतु था। इसमें तिब्बत के पठार की भूमिका क्या है देखिए, तो ये हम आपको कल बताएंगे, आज के वीडियो में इतना ही। तो तिब्बत के पठार की भूमिका वैसे मैं आपको बताना तो चाहता हूँ, देखिए क्या होती है, मैं चलो बता ही देता हूँ। तिब्बत का पठार क्या होता है, ये क्या होता है कि ये ऊष्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, गर्म होने की वजह से धूप, क्योंकि ये ऊंचा ज्यादा है, तिब्बत का पठार 5 किलोमीटर की लगभग इसकी हाइट है ना, पश्चिम में 600 मीटर चौड़ा है और पूर्व में 1000 मीटर तक चौड़ा है और इसकी चौड़ाई कितनी 600 मीटर तक है, 600 किलोमीटर तक है ना, और हाइट कितनी है इसकी 5000 मीटर है ना। तो ये जो तिब्बत का पठार है ज्यादा ऊष्मा ग्रहण करता है, सूर्य की रोशनी ज्यादा प्राप्त करने से तेजी से गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद इसके दक्षिण में क्या होता है, एक पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है जिसे स्थानीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। यह जेट स्ट्रीम क्या करती है, ऊपर उठ करके यहाँ पश्चिमी हिंद महासागर में आकर के इस NITC को प्रेरित करती है और NITC उत्तर में खिसकती है ना, जिसकी वजह से क्या है, दक्षिण जो भूमध्य की पछुआ हवाएं हैं वो हवाएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में बदलकर यहाँ पर झपट्टा मारती हैं और यही कहलाता है भारतीय मानसून। तो देखिए इस तिब्बत के पठार की भूमिका को सन 1958 में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में, एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में पी कोटेश्वरम नाम के वैज्ञानिक ने इसको सिद्ध किया था और इसमें तिब्बत के पठार की भूमिका को स्थापित किया था। तो तिब्बत के पठार के ऊपर क्या होता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम स्थापित होती है, वो स्थानीय जेट स्ट्रीम होती है और यहाँ पर उठने के बाद वो क्या करती है, पश्चिमी हिंद महासागर उतरती है और NITC को प्रेरित करती है ना। NITC के साथ प्रेरित होने के साथ जो विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं हैं वो भी प्रेरित होती हैं और वो इस सभी तरफ तेजी से झपट्टा मारती। तो देखिए इसमें भारतीय मानसून में कई सारी चीजों का योग है यहाँ पर, है ना। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम का भी योग है यहाँ पर, NITC का भी योग है यहाँ पर, और भी कई सारे कारण हैं जिसको मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।